class 10th. Hope you all are fine and enjoying good health. Last time हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था courtesy essay number 4. It was essay number 4. Today we will discuss about essay number 5, that is libraries. Library is a very familiar term. You people have library in your school और यू हैव योर लाइब्रेरी इन योर होम. मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि हमारे घरों में भी कुछ बुक्स होती हैं जिनकी हम लाइब्रेरी बना लेते हैं. तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी इन गेटिंग एजुकेशन, आज हम इसके बारे में ये ऐसे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आपको दोबारा से राइटिंग एंड ऐसे के रूल्स याद करवा दूं कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे होता है आप जब मीनिंगफुल सेंटेंसेस किसी भी सब्जेक्ट या कोई भी थीम लेके लिखते हो तो उसको हम ऐसे कहते हैं. इसका सबसे पहला रूल मैंने कहा था इजी वोकैबुलरी यूज़ करें. उसके अलावा जो आपने सबसे पहले जो आपको टॉपिक दिया हुआ है उसके इंट्रोडक्शन करेंगे, व्हाट इज़ दैट टॉपिक. उसके बाद आप उसका बैकग्राउंड डिस्कस करें. एंड द थर्ड थिंग दैट यू डिस्कस इज़ द कंटेंट what you have in your mind, and fourth is conclusion. So basically these are the 4 or 5 steps to write an essay. आपको easily इन सब चीज़ों के बारे में पता है. and we have almost finished our 4 essay, that is courtesy. हमने ये 4 essay जो है यहाँ तक पढ़ लिए हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं library essay number 5. You people will have your own notes, you people will have your own some kind of material. If you have that material you can use that. This is the English B pilot book, English grammar and composition. This is English grammar and composition book. यहाँ से मैं आपको रीडिंग करवा रही हूँ तो आप ये सब पढ़ लें. और आपके पास जो भी नोट्स मौजूद हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न विद देम, आप वहाँ से याद कर सकते हैं. So let's start. This is libraries. With the spread of literacy, libraries have been essential tools for learning. Public instruction is making rapid progress everywhere in Pakistan. It is no more the privilege of the well-to-do only to acquire knowledge as it was not so very long ago. कहता है कि ख्वानदगी से बढ़ने से, लिटरेसी कहते हैं ख्वानदगी यानी पढ़ा लिखा होना. वो कहता है जिस तरह ये पढ़ाई लिखाई का जो बढ़ रहा है ज़माना, तो इसमें लाइब्रेरीज़ जो हैं, जो किताबों की एक जगह लाइब्रेरी जिसे कहते हैं, वो हमारे लिए लर्निंग का, कोई चीज़ याद करने का, कोई चीज़ हासिल करने का, इल्म हासिल करने का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं. पब्लिक इंस्ट्रक्शन इज़ मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस एवरीवेयर इन पाकिस्तान. वो कहता है कि ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसकी तरक्की हो रही है. इट इज़ नो मोर द privilege of the well-to-do only to acquire knowledge as it was not very long ago. There are schools and colleges in almost every part of the country. ये तो आपको पता है कि किसी भी मुल्क में जाएं वहाँ पर बहुत ज़्यादा schools हैं, colleges हैं. इट शोज़ द लिटरेसी. ये अब बताते हैं कि जो पहले ज़मानों में होता था वैसा नहीं रहा है. अब लिटरेसी का रेट जो है वो बढ़ रहा है. पीपल आर गेटिंग एजुकेशन. The 21st century dawns with the sure promise to be a century of peace and educational explosion. यानी कि वो कह रहा है कि जो 21वीं सदी है उस सेंचुरी को, उस सदी को कहा जाता है कि ये तालीमी इनकलाब लेकर आई है. It is a century of educational explosion, and naturally when there is thirst for knowledge there is also an ever increasing demand for books and magazine. कहता है कि जब पहले लोगों के अंदर इल्म हासिल करने की थर्स्ट यानी कि प्यास थी, इल्म की प्यास थी, जैसे आप अगर इजी वर्ड्स में कहें, तो लोग क्या करते थे, उनकी डिमांड बढ़ती थी बुक्स और मैगज़ीन्स के. पहले ज़माने की बात है कि जब लोग बुक्स एंड मैगज़ीन्स को बहुत ज़्यादा, नॉट आउट बुक्स तो अभी भी बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंस रखती हैं, लेकिन पहले जैसे हमारे पास अब मोबाइल फ़ोन्स है, वी हैव गूगल, वी हैव एवरी सोर्स टू अटेन नॉलेज. लेकिन पहले क्या होता था कि वी ओनली हैड द बुक्स एंड मैगज़ीन्स. वो एक रसाले आया करते थे, नॉवेल्स आया करते थे हमारे घरों में, तो लोग उसको पढ़कर ना बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल करते थे, चाहे वो नॉलेज किसी भी टाइप का हो. तो कहते हैं कि एवरीबडी डज़ नॉट हैव द मीन्स टू बाय बुक्स ऑफ ऑल सॉर्ट. हर किसी के पास नहीं होता इतना, मतलब मीन्स नहीं, ज़राए नहीं होते कि वो हर किस्म की किताबें ख़रीद सकें. मैस एजुकेशन प्रोग्राम इज़ बाउंड टू सफ़र एडवर्सली इफ़ देयर आर नो फ्री लाइब्रेरीज फॉर स्टूडेंट्स. वो कहता है कि अगर स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरीज़ नहीं होंगी तो आगे हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर सफ़र करेंगे, उसका इनके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा.
मैथ्स एजुकेशन प्रोग्राम यही होता है जो मैथ्स कम्युनिकेशन या मीडिया के थ्रू हम लोग हासिल करते हैं। आर स्कूल लाइब्रेरीज आर नॉट फंक्शनली प्रॉपरली। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो हमारी स्कूल की लाइब्रेरीज होती हैं, जो पाकिस्तान में जितने भी स्कूल मौजूद हैं, उनमें जो प्रॉपर मटीरियल है वो नहीं पढ़ा हुआ, प्रॉपर चीज़ें नहीं पढ़ी हुई, दे आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. There are practically no reading or boarding facilities. There is no whole-time staff for libraries. Even library demands for a good staff, but there is no whole-time staff in libraries of Pakistan. Above all, there is no incentive to read general books or fictions. इसके अलावा वो कहता है सबसे बढ़कर बात ये है कि हमारे पास जनरल बुक्स और फिक्शन जो जितनी कहानियाँ होती हैं वो पढ़ने के लिए हमारे पास किताबें नहीं हैं. द फ्यू बुक्स दैट मे बी देयर इन द डस्टी ओल्ड अलमीराज, यानी कि अलमारियों में जो डस्टी बुक्स यानी कि उनके ऊपर जो डस्ट आई हुई है वो पड़ी हुई हैं, दैट स्टिंक ऑफुली. मतलब उनकी इतनी बुरी हालत है कि आपका नहीं दिल करता कि आप उन्हें उठाओ. This is mainly so for want of fresh air in the stuffy locked cupboard. इसलिए वो कहता है कि जो बंद अलमारियाँ हैं ना, डस्ट शुदा, क्या कहते हैं इसे उर्दू में, बाकायदा उर्दू में, बड़ी जो डस्ट से भरी हुई अलमारियाँ हैं, इनको जो है फ्रेश एयर चाहिए. फ्रेश एयर का मतलब ये नहीं कि इनको हवा लगा के तो आप इनके ऊपर की डस्ट हटा दोगे, नहीं. इट मीन्स कि यहाँ पर नई बुक्स, नई चीज़ें रखने की ज़रूरत है. मोर ऑफन द बुक्स आर जस्ट ओल्ड टाइटल्स. बुक्स के टाइटल्स बहुत ओल्ड हैं. मॉथ ईटन एंड वर्न आउट. लाइब्रेरीज obviously play an important role in creating a genuine love of books and interest in current affairs. वो कहते हैं कि लाइब्रेरीज ही हैं जो एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा कर सकती हैं लोगों के अंदर, कि उनके अंदर किताबों का मोहब्बत पैदा हो, उनके अंदर एक दिलचस्पी पैदा हो इन करंट अफेयर, हमारे रोज़मर्रा के हो रहे वाक़यात में. देयर रीडिंग रूम्स प्रमोट अ स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन, रिसर्च, इंक्वायरी एंड फेलोशिप. अब ये सब कुछ जो चीज़ें होती हैं, डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त, रिसर्च, तहकीक, इंक्वायरी, क्वेश्चंस करने का, सवाल करने का, और फेलोशिप, आपस में शेयरिंग करने का तजर्बा हम कहाँ से हासिल करते हैं? इफ़ वी हैव अ गुड बुक्स, वी हैव अ गुड लाइब्रेरी, तो हम ये तभी हासिल कर सकते हैं. Libraries with a variety of attractive titles have a healthy and beneficial effect on the eager mind of students. कहते हैं कि अगर लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ी होंगी जिसके अट्रैक्टिव से टाइटल्स होंगे, जिसका अच्छा सा मटेरियल होगा, वो स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी और स्टूडेंट्स के जो माइंड को वो डेवलप करेंगी. यानी कि इस पूरे ऐसे में डिस्कस ये किया गया है कि लाइब्रेरीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू गेटिंग एजुकेशन. Although we have mobile phone, we have this kind of internet in our home, we can research everything at our home in a few seconds, but reading book is a good habit. आप जब किताबें पढ़ते हैं तो जो नॉलेज आपको किताबों से मिलता है वो आपको किसी और जगह से नहीं मिल सकता. आपकी रीडिंग अच्छी होती है, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आता है, ये सब कुछ आपको लाइब्रेरी से आता है. दूसरी चीज़ उसने डिस्कस की है वो ये है कि लाइब्रेरीज़ जो हैं वो हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं, तो दे मस्ट हैव सम फ्रेश एयर. अच्छे टाइटल्स की बुक्स हों, अच्छा मटेरियल वहाँ पे पढ़ा हो, तो स्टूडेंट्स का क्या होगा, माइंड शार्प होगा अगर वो इसके रीडिंग करेंगे. सो दिस इज़ लाइब्रेरीज एस इज़ ऑल अबाउट. आप लोगों ने इसको यहाँ से याद करना है. नाउ वी शैल मूव टूवर्ड्स द ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 7 हमने किया था. टुडे वी विल डू ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 8 and 9. I have solved that paragraph for you. Let me see where it is. Just wait. So here it is, paragraph number 8. Translate the paragraph into English. Paragraph number 8 is very much important. It is of present tense. Let's read it. वालदैन की इज़्ज़त करना हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, वो हमें खुराक देते हैं. नाउ यू कैन सी कि इसमें प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है, एक सिंपल प्रेजेंट, और दूसरा आप देखते हैं ता है, ती है, रखते हैं, देते हैं, लिबास देते हैं, चीज़ें मुहैया करते हैं. इट मीन्स दैट इट इज़ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस. मैंने आपको जैसे पहले पढ़ाया था ट्रांसलेशन के पैराग्राफ के रूल्स, कि जब आपके पास एक पैराग्राफ आता है आपने उसको उर्दू में पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसको आइडेंटिफाई करना है कि वहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ हुआ है.
अगर आप देखें जैसे मैं ये पढ़ रही हूँ, वालदैन की इज़्ज़त करना हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। सिंपल प्रेजेंट वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट वो हमें खुराक देते हैं, वो हमें लिबास देते हैं, वो हमें चीज़ें मुहैया करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। वो हमें स्कूल भेजते हैं ताकि हम तालीम हासिल करने के बाद इनकी खिदमत करें, इनसे हमें राहत मिलेगी। ना दिस गी इज़ यूज, दैट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब आप यहाँ पर देखें कि आपको आइडेंटिफाई हो गया कि ये कौन सा टेंस यहाँ पर यूज़ हुआ है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप इजीली इस टेंस को लिख सकते हैं इन इफ़ यू हैव रिमेंबर द रूल्स। मैंने ये सब चीज़ें जो है आपके लिए सॉल्व करके रखी हैं। पहले हम यहाँ से पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। द पेज नंबर इज़ 140। तो इसका जो ट्रांसलेशन का सोल्यूशन है, आई विल शेयर इट विद यू लेटर। एक दफ़ा पैराग्राफ नंबर 9, एक दफ़ा दो दोस्त सफ़र पर रवाना हुए। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे एक दूसरे की मुसीबत में मदद करेंगे। नाउ यू कैन सी दे हैव गिवन यू है वोकैबुलरी वर्ड्स, जो मैंने आपको बार बार बताया है कि वोकैबुलरी वर्ड्स भी नीचे गिवन होते हैं। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द रूल्स ऑफ द टेंस। अब यहाँ पर देखें, एक दफ़ा दो दोस्त सफ़र पर रवाना हुए। छोटी है बड़ी है, जहाँ पर अलिफ छोटी है बड़ी है आई, दैट मीन्स इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वो एक जंगल में पहुँचे, उन्होंने एक रीछ को अपनी तरफ आते देखा। इनमें से एक भागा और दरख्त पर चढ़ गया। इसका दोस्त दरख्त पर ना चढ़ सका, वो लेट गया और दम साथ लिया। नाउ यू कैन सी दिस इज़ द ट्रांसलेशन पैराग्राफ ऑफ past indefinite tense. Paragraph number 9 follows the past indefinite rules, that means verb की second form subject plus verb की second form plus object. Now read the paragraph number 10. शहर आने से पहले हम लोग गांव में रहते थे। गांव में हम लोग बहुत खुश थे। हम सुबह सवेरे उठते थे, मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ते, फिर सरसब्ज खेतों में सैर के लिए जाते। दोपहर में दरख्तों की छाँव में सोते थे। थे थी, दैट इज़ पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। गांव के पास एक नदी बहती थी, इसका पानी साफ और ठंडा था। These are the paragraph 8, 9 and 10. Now I have solved solution. Let me share it with you. So Here it is, paragraph number 8. वालदैन की इज़्ज़त करना हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। इखलाकी फ़र्ज़ मीन मॉरल ड्यूटी। इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। दे टेक मच केयर ऑफ़ अस। वो हमें खुराक देते हैं। दे गिव अस फूड। वो हमें लिबास देते हैं। दे प्रोवाइड अस विद दे गिव अस क्लॉथ। वो हमें तमाम चीज़ें मुहैया करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। दे प्रोवाइड अस विद ऑल दोज थिंग्स विच वी नीड। वो हमें स्कूल भेजते हैं। दे सेंड अस टू स्कूल, ताकि हम तालीम हासिल करने के बाद इनकी खिदमत करें। सो दैट वी मे सर्व दैम आफ्टर गेटिंग एजुकेशन। इससे हमें राहत मिलेगी। इट विल ब्रिंग कम्फर्ट टू अस। दिस इज़ पैराग्राफ नंबर 8 ट्रांसलेशन। लेट्स मूव टू पैराग्राफ नंबर 9. एक दफ़ा दो दोस्त सफ़र पर रवाना हुए। Once two friends set off on a journey. उन्होंने एक दूसरे से वादा किया। They promised to help each other. एक दूसरे की मुसीबत में मदद करेंगे। Each other in the time of distress. वो एक जंगल में पहुँचे। They reached a forest. उन्होंने एक रीछ को अपनी तरफ आते देखा। They saw a bear coming towards them. इनमें से एक भागा, one of them ran, and दरख्त पर चढ़ गया, and climbed up a tree. मैंने आपको इसके साथ वोकैबुलरी शेयर की थी, आपने वो यूज़ करके इनको बनाना है। इसका दोस्त दरख्त पर चढ़ ना सका। हिज फ्रेंड कुड नॉट क्लाइम अप द ट्री। वो लेट गया, ही लेट डाउन, और दम साथ लिया, एंड हेल्ड हिज ब्रेथ। नाउ यू कैन सी, मैंने आप लोगों को पहले इस पैराग्राफ की रीडिंग में बताया था कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है और उसकी मैंने आपको पहचान भी बताई थी। तो अब आप यहाँ पर देखें कि इसमें सारा पैराग्राफ पास्ट इंडेफिनिट, पैराग्राफ नंबर 9 फॉलोज द पास्ट इंडेफिनिट रूल्स। इस तरह अब आप देखें, आपको पता लगा कि पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हो रहा है। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया? पूरे पैराग्राफ में वी यूज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, सो दैट पैराग्राफ वाज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेट्स मूव टू पैराग्राफ नंबर 10. ये भी मैंने आप लोगों को बताया, इट फॉलोज द पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। मूव टूवर्ड्स पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पैराग्राफ 10. शहर आने से पहले हम गांव रहते थे। वी लिव्ड इन अ विलेज बिफोर वी केम टू सिटी। गांव में हम लोग बहुत खुश थे। वी वर वेरी हैप्पी इन द विलेज। हम सुबह सवेरे उठते थे। वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ते। वॉश्ड आवर हैंड्स एंड फेस एंड ऑफर्ड प्रेयर। फिर सरसब्ज खेतों में सैर के लिए निकल जाते। देन वी वेंट आउट फॉर अ वॉक इन द ग्रीन फील्ड्स। अब आप यहाँ पर देखें, पढ़ते, जाते, उठते, बड़िए यूज़ हुए, अलिफ छोटी है बड़िए।
जहाँ पर उर्दू सेंटेंसेस में अलिफ छोटी बड़ी आ रहा हो तो आप लोगों ने समझ जाना है कि वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होगा। पास्ट इंडेफिनिट अगर आपके माइंड में आ गया तो आपके माइंड में फ़ौरन ये रूल आना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, दोपहर को दरख्तों की छाँव में सोते थे। दरख्तों की छाँव में सोते थे, गलती से मैंने दरख्तों को छाँव में लिख दिया, वेरी गुड, बट आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। दोपहर को दरख्तों की छाँव में सोते थे। वी स्लेप्ट अंडर द शेड ऑफ ट्री एट नून। गांव के पास एक नदी बहती थी। अ स्ट्रीम फ्लोड नियर द विलेज। इसका पानी साफ और ठंडा था। इट्स वाटर वॉज क्लीन एंड कूल। सो नाउ your translation paragraphs are ended over here. You have total 10 paragraphs in your syllabus, 5 essays in your syllabus that we have discussed today. आज हमारा जो है पैराग्राफ्स और एसेस का काम कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा वी हैव डन अ पेयर ऑफ वर्ड्स, हमने अपने पेयर ऑफ वर्ड्स भी कर लिए हैं, प्रपोजिशंस भी कर ली हैं, एंड यूनिट नंबर 1 to 5 होपफुली मैंने आपको पढ़ा दिया है और आपने भी घर में याद कर लिया होपफुली। नाउ अब हमारे पास जो सिलेबस का पार्ट रहता है, आई विल शेयर द सिलेबस इन द नेक्स्ट वीडियो। अब जो हमारे पास सिलेबस का पार्ट रहता है दैट इज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो एसर्टिव और इंटरोगेटिव के बनाने हैं प्लस द वर्ब करेक्शन। सो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।